हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज का हमारा वीडियो वीकली करंट अफेयर्स रहेगा, जिसमें हम लोग वीक के जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो ना कि पीसीएस के लिए, किसी भी पीसीएस के लिए आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, जिसमें क्या है आपको करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और यह वीडियो का वीकली करंट अफेयर्स वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उसे अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें, जिससे क्या होगा आप एक सीक्वेंस में आप कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और यह करंट अफेयर्स का जो लेवल है वो अच्छा है। आप देख सकते हैं इसमें ना कि वन लाइनर फैक्ट वाले आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जबकि आपको डिटेलिंग के साथ इसमें बताया गया है, जो कि आपके बैकग्राउंड में जो कि चीज़ें हैं उसको समझा के यह शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। क्योंकि क्या है, वन लाइनर वाले फैक्ट वाले आप क्वेश्चन यदि एक बार पढ़ रहे हैं और डिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या भूलने की संभावना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आप लिंकेज करके आप याद रखेंगे तो आप आसानी से उसको मेमोराइजिंग टेक्निक के थ्रू आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। आप देखेंगे कि क्या है, इससे आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें। साथ में अपने फ्रेंड्स सर्कल को ज़रूर शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, जिससे क्या होगा हमें भी एक सपोर्ट के तौर पे रहेगा, जो आपके लिए नए नए जो कि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो वीडियो रहे वह लेकर आता रहूं। ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। आज से हम लोग जो कि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं हम लोग। और यह वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा फ्रेंड्स। तो कृपया आप लोग पेशेंस के साथ इसे कंप्लीट करें, क्योंकि क्या है वीक में आपको एक बार ही आपको वीडियो मिल रहा है, तो ज़रूर देखें। इससे क्या होगा, आपका समय भी बार बार बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि बार बार से आपको डिस्ट्रैक्शन भी होता है। वीक में आपको एक बार यदि आपको वीडियो मिल रहा है तो आप ज़रूर बैठ के देखें। इससे क्या होगा, आपका वीक के सभी क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। आप डेली भी नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीक में एक बार मेहनत करें, अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, और यह जो हमारा है यह करंट अफेयर सीरीज जो होमवर्क सीरीज जो कि हमारा टारगेट चल रहा है बैच, उसके थ्रू यह कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें हम लोग अभी तक मैगजीन कोई ऐड ऑन नहीं किया है। और जैसे ही हम लोग कोई मैगजीन ऐड करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। साथ में हम उसका क्या रिवीजन करते चलेंगे साथ साथ। लेकिन वीकली करंट अफेयर्स यह आपको रेगुलर मिलता रहेगा, क्योंकि क्या है इससे आपको करंट के जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। बाद में हमें क्या है, हमको केवल रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगा एक बार। तो शुरू करते हैं हम लोग। किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित किया है? तो यह जो अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा था, यह जो कि राजधानी जकार्ता को क्या कहा गया, दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबने वाला शहर बताया गया है। और यह मौजूदा दर से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक शहर का 1/3 1/3 पार्ट क्या वो हो गया, जलमग्न हो जाएगा। तो इस वजह से राजधानी को स्थानांतरित किया गया है। और यह इम्पोर्टेंट देखा जाए तो है, देश की नई राजधानी नुसंतारा कहलाएगी, जो कि नई राजधानी एक किस वजह से बनाया गया, तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी की वजह से बनाया गया, जिससे क्या होगा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यह याद रखना पड़ेगा, जकार्ता जो कि दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबने वाला शहर बन रहा है, इस वजह से इसकी राजधानी शिफ्ट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो यह जो बनाया गया है रोहित जावा को बनाया गया है। रोहित जावा को प्रसिद्ध फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी एफएमसीजी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो कि इसकी फुल फॉर्म होता है HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। आपको नाम याद रखना है। रोहित जावा को बनाया गया है एमडी और सीईओ किसका? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का। ठीक है। और यह एक प्रकार की कहाँ की कंपनी है? इंग्लैंड की कंपनी यूनिलीवर है। यूनिलीवर का एक भाग है, जो कि यूनिलीवर ने भारत में व्यापार करने के लिए पंजीकृत कराया है, जिसका कार्यालय कहाँ पे है? मुंबई है। तो आपको याद रखना यह कहाँ की कंपनी है? तो इंग्लैंड की कंपनी है, लेकिन यूनिलीवर का यह एक पार्ट है जो कि भारत में व्यापार करने के लिए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराया था, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं।
आगे देख लेते हैं, हाल ही में नॉर्वेजियन पुरस्कार किसने जीता है? नॉर्वेजियन पुरस्कार, तो नॉर्वेजियन पुरस्कार किसने जीता है? तो यूक्रेन के अधिकार समूह, यूक्रेन के अधिकार समूह जो कि ट्रुथ होमर्स ने नॉर्वेजियन पुरस्कार जीता है। यह समूह यूक्रेन संघर्ष में युद्ध अपराधों का दस्तावेजीकरण करता है। तो यह आप याद रख सकते हैं, कौन सा? ट्रुथ होम्स जो कि नॉर्वेजियन पुरस्कार जीता है। यह समूह जो कि यूक्रेन संघर्ष में युद्ध अपराधों का क्या करता है? दस्तावेज का यह दस्तावेजीकरण करता है। इसके आगे देख लेते हैं, भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़कर 10 ट्रिलियन हो जाएगा? एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष बढ़कर 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं इसका जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ये बजट वाले क्वेश्चन या जो कि रैंक वाले क्वेश्चन वो अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप जरूर इस टाइप के क्वेश्चन किया करें। इसको देख लेते हैं, इस रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट यह है? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, आपको याद रख सकते हैं, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे के सहयोग से तैयार किया गया है। और रिपोर्ट का नाम भारत में डिजिटल भुगतान के 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अवसर है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है। यह आपका फोनपे का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो फोनपे का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलोर में है। और पूछा जा रहा है भारत का डिजिटल भुगतान किस वर्ष तक बढ़कर 10 ट्रिलियन हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं जो कि यह इसमें कौन इसका भाग है? तो यह फ़ोनपे के थ्रू इसको किया जा रहा है, सहयोग से तैयार किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रख सकते हैं। और यदि आपसे पूछा जाएगा इस कौन सी रिपोर्ट के थ्रू यह दिया गया है, तो यह बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के थ्रू यह दिया गया है, BCG। आगे देख लेते हैं, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे, तो पीएम मोदी ने इसका क्या अनावरण किया है, जो कि 12 मार्च 2023 को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। और यह 118 किलोमीटर की लंबी परियोजना है, जिसे बनाने में कितना खर्च लगेगा? तो 8,480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा पीएम मोदी ने अभी हाल ही में मैसूर कुशलनगर 4 लेन का राजमार्ग का भी शिलान्यास किया है। तो आपको अभी याद रखने के लिए तो यह है जो कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम मोदी ने किया। और कब किया था? तो 12 मार्च 2023 को किया था। इसकी लंबाई आपसे पूछा जा सकता है, तो 118 किलोमीटर है। और इसकी खर्चा क्या है? 8,480 करोड़ रुपये। और साथ में यह भी आप याद रख सकते हैं इसके पॉइंट, जो कि पीएम मोदी ने मैसूर कुशलनगर जो कि 4 लेन है उसका भी शिलान्यास किया है। तो यह सभी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके आगे देख लेते हैं, और यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो अभी तक बना नहीं पाया हूँ, कोशिश करूँगा, बट अभी हम लोग करंट अफेयर्स में इसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्कर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर इस बार दो क्वेश्चन तो जरूर आएंगे एग्जाम में कम से कम, तो आप लोग ऑस्कर अवार्ड को अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला? तो यह आप देख सकते हैं जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा था। ऑस्कर अवार्ड जो कि 2023 का भारत के विजेता जो कि ये जो बेस्ट सॉन्ग ओरिजिनल जो था नाटू नाटू, आप देखे होंगे, बहुत फेमस रहा है नाटू नाटू। और ये कौन से मूवी का गाना है? RRR का मूवी का गाना है। आप लोग यदि देखा होगा तो आप इसे जानते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और संगीत निर्देशक किसे कौन था? तो MM कीरावानी था। आवाज़ किसका दिया गया था? तो काल भैरव और राहुल सिपलीगंज का। अभिनेता जो कि इसमें मेन रोल, लीड रोल में जो कि रामचरण और जूनियर NTR। ठीक है फ्रेंड्स, और यह सॉन्ग जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इससे पहले जीत चुका था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो इससे पहले इसने गोल्डन अवार्ड कौन सा खिताब जीत चुका है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो कि इसमें जो कि एक और पुरस्कार एक और को गोल्ड जो कि ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो वह सर्वश्रेष्ठ जो कि लघु फिल्म जो कि शॉर्ट फिल्म दिया गया था, वह कौन सा था? वह जो था द एलिफेंट विस्पर्स को यह दिया गया था, जो कि शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। तो यह 2 चीज़ आप याद रख सकते हैं, जो कि पहला नाटू नाटू जो कि बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया, और दूसरा जो कि द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो कि इसका प्रोड्यूसर कौन है? तो कार्तिकी ज्ञानेश्वर और गुरनीत मोंगत है। तो आप इसे प्रोड्यूसर को भी याद रख सकते हैं। और यह कितने मिनट का शॉर्ट फिल्म है? तो 41 मिनट का। आपको इस छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह 41 मिनट का यह शॉर्ट फिल्म था, जिसको फिल्म का एक कहानी था
किस पे बेस्ड था, तो रघु एवं अनाथ बच्चे का जो कि हाथी और उसके देखभाल करने वाली के बीच के बंधन का पता लगाता है इसमें। तो आप इसे याद रख सकते हैं इसमें अब। और यह जो कि हमारा यह अवार्ड में जो कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया था, तो ब्रेंडन फ्रेसर को दिया गया था। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो कि मिशेल योह को दिया था। और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म जो कि ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जो कि ऑस्कर अवार्ड, यह 3 इंटरनेशनल अवार्ड हैं जो कि बेस्ट एक्टर का दिया गया था ब्रेंडन फ्रेसर, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल शाह, और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म जो कि ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जो कि जर्मनी की यह फिल्म थी। तो आप इसे ज़रूर याद रखें। यह पूरा देखा जाए तो आपको एक बार मैं इसको फिर से दिखा दे रहा हूँ, यह पूरा जो कि आपका ऑस्कर अवार्ड से संबंधित है। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैन इसमें आपको कंप्लीट किया जा चुका है और यहाँ से क्वेश्चन की बनने की संभावना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। ली कियांग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ली कियांग जो कि चीनी संसद के द्वारा चीन के नए प्रीमियर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक चीन के संविधान में किसी भी राष्ट्रपति को क्या था, एक संबंधित इससे अलग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसको मैंने इसी में इंक्लूड किया गया है। आपका प्रधानमंत्री का जो कि ली कियांग किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो यह चाइना की बनी है। तो आपने देख लिया। इसके साथ ही जो कि चाइना के संविधान में किसी भी राष्ट्रपति को 2 कार्यकाल करने की अनुमति थी, लेकिन उससे ज़्यादा की कार्यकाल करने की अनुमति नहीं थी, जिसे शी जिनपिंग ने यह नियम बदल दिया। यह तीसरी बार वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आप याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नौसेना दुर्घटना के चलते रक्षा बलों ने किस हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगाई है, और यह देखा जाए तो टेक्नोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय तटरक्षक जो कि बल के साथ साथ नौसेना और वायुसेना जो कि ALH हेलीकॉप्टर, नाम याद रख सकते हैं, ALH हेलीकॉप्टर को संचालित करते हैं, जो कि ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर का उपयोग भारतीय रक्षा बलों द्वारा जवानों और सामग्री के परिवहन समेत कई भूमिकाओं में किया जाता है। इसे HAL द्वारा निर्मित जुड़वा इंजन वाला विमान कहा जाता है। HAL द्वारा निर्मित जुड़वा इंजन वाला विमान कहा जाता है। इसे हाल ही में संचालन पे रोक लगा दिया था। तो आप इसे याद जरूर रखें, ALH हेलीकॉप्टर, जिसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी सेना इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे अभी हाल ही में रोक लगा दिया है। आगे देख लेते हैं। ट्रैप निशानेबाजी में भारत के पृथ्वीराज तोंडेमन ने कौन सा मेडल जीता है, तो ट्रैप निशानेबाजी में जो कि भारत के पृथ्वीराज टोंडेमल ने दोहा कतर में ISSF शॉटगन विश्व कप में 2023 में क्या है, कांस्य पदक जीता है। और यह कौन सा गेम है, देखा जाए तो शॉटगन में। इसमें तुर्की के ओगियन ने स्वर्ण, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के मैथ्यू जॉन ने रजत पदक जीता है। तो आपको स्वर्ण यदि पूछा जाएगा, यदि गोल्ड मेडल, तो आप क्या कह सकते हैं, तो तुर्की के जो कि ओगियन जो कि यह स्वर्ण पदक जीते हैं। कांस्य पदक किसने जीता था, तो अपने इंडिया का पृथ्वीराज गोंडामन ने जीता, जो कि कतर में अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है। और इसके साथ साथ जो कि रजत पदक जो कि ग्रेट ब्रिटेन के मैथ्यू जॉन ने जीता है। तो आपको तीन जो कि शीर्ष क्रम के पुरस्कार हैं उसे याद रख सकते हैं। स्वर्ण पदक कौन जीता है, तो यह ओगुमन स्वर्ण पदक, उसके बाद पृथ्वीराज कांस्य पदक और ग्रेट ब्रिटेन के मैथ्यू जॉन ने रजत पदक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर सेना ने 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, तो यह जो कि सेना ने डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार ने सेक्टर 9 में डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में सबसे ऊंचे झंडे को फहराया है। तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है और इसको किसने किया है, तो मेजर जनरल अजय कुमार ने सेक्टर 9 में डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में सबसे ऊंचे झंडे को फहराया है। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना और वाले अनगिनत सैनिकों को श्रद्धांजलि देना। तो आपको उद्देश्य पूछा जा सकता है, जो कि जम्मू कश्मीर के अभी जो हाल ही में 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका है जो अपने प्राणियों को आहुति देने वाले अनगिनत सैनिकों को श्रद्धांजलि देना। और इसको एक बार मैं स्टेडियम का नाम ही बता देता हूँ, आपको पूछा जा सकता है। तो डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में यह फहराया गया, इसे जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग है मेजर जनरल अजय कुमार ने सेक्टर 9 में इसे फहराया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। दिव्य कला का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है, तो दिव्य कला जो कि यह एक प्रकार का दिव्यांगजन जो कि अधिकारिता विभाग ने 12 मार्च से 21 मार्च 2023 तक भोपाल हाट के द्वारा मध्य प्रदेश में दिव्य कला का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रख सकते हैं। दिव्य कला जो कि भोपाल में यह
आयोजन किया जा रहा है। और यह दिव्यांग जनों जो कि अधिकारिता है विभाग वह इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। दिव्य कला मेला का आयोजन कर रहा है। यह देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगरों, उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने का एक अनूठा कार्यक्रम है। तो पहले तो आपको इसे संबंधित पूछा जाएगा ये किस प्रकार की, एक प्रकार का है तो दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों और उत्पादों को शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक क्या अनूठा कार्यक्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर याद रखें, यह पूछने की संभावना है आपको दिव्य कला, क्योंकि नाम से आप ट्रैक नहीं करने का वो क्लू नहीं मिल पाता है, तो आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। यह दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा 12 से 21 मार्च तक भोपाल में इसका किया गया। आगे देख लेते हैं, भिखारी मुक्त शहर नामक पहल कहाँ शुरू हुई है। तो भिखारी नामक जो कि यह नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त कौन है, नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त जो कि अमितेश कुमार ने कहा है कि इस संबंध में 144 सीआरपीसी की धारा 144 की सीआरपीसी की धारा के अधिसूचना जारी कर दी है। लोगों को नोटिस दिए गए हैं और सार्वजनिक स्थानों पर क्या किया गया, भीख मांगने की अनुमति नहीं दी गई है। तो आप देख सकते हैं यह जो कि चर्चाओं में रहा है, जो कि सार्वजनिक स्थानों पर आप भीख मांगने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस अभियान के पकड़े में गए भिखारी को क्या किया जाएगा, आश्रय गृह में भेज दिया जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं। यह कहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है कदम, तो यह लिया गया है नागपुर शहर में। इसके यह जो स्टार्टअप नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या रख सकते हैं, अमितेश कुमार ने। आगे देख लेते हैं, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो वह किस देश में हुआ है। और यह हाल ही में देखा जाए तो काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी। तो आप याद रख सकते हैं माउंट मेरापी ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। उसमें क्या हुआ, फटने से आसपास के गांवों में धुआं और राख फैल गई। विस्फोट 7 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। कौन सा, इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी। और अभी हाल ही में फटने से क्या हुआ, धुआं और राख फैल गई और इससे क्या हुआ, 7 किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया है इस कारण। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत का जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से कितना किलोमीटर, 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो आप भारत से भी याद रख सकते हैं, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा, बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। आगे देख लेते हैं, वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह जो किया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है। फेस्ट का क्या उद्देश्य, जो कि चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शहरी युवाओं को भागीदारी भी सुनिश्चित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में, जो कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य जो कि है चुनाव प्रक्रिया में जागरूकता पैदा करना। और इसका मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, जो कि आपने देख लिया ऊपर। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया और इसका मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। आगे देख लेते हैं, इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेधा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है। तो इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स 1 को हाल ही में क्या किया, नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया है। तो आप यहाँ से पॉइंट याद रख सकते हैं, प्रशांत महासागर में इसे गिराया गया है। कौन सा, प्रशांत महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका नाम क्या है, मेघा ट्रॉपिक्स को। इसरो अगस्त 2022 के बाद उपग्रह की पृथ्वी से दूरी लगातार कम कर रही है। इसरो अगस्त 2022 के बाद से उपग्रह की पृथ्वी से दूरी को लगातार क्या कर रही है, कम कर रही है। उपग्रह 3 साल तक मौसम की जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया था। यह कितने साल के लिए डिजाइन किया गया था, तो यह 3 साल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 10 साल से अधिक समय तक इन्होंने क्या किया, सेवा दिया है। अब ये हाल ही में इसे नष्ट किया गया है, जो कि प्रशांत महासागर में इसे सफलतापूर्वक गिराया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, किस देश के नियामकों द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया है। ये कौन सा बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बैंक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नियामकों द्वारा बेपरवाह फंडिंग के कारण सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया है। और SVB, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक
के बंद होने से क्या हुआ, अमेरिकी बैंकों के शेयर के बाजार मूल्य में $100 अरब से ज़्यादा का क्या हुआ, नुकसान हुआ है। और सिलिकॉन वैली बैंक जो कि सांता क्लारा कैलिफोर्निया में स्थित है। तो पहले तो आप यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे नाम केवल पूछा जाएगा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कि बैंक है, यूएसए की कंपनी, आपको जो कि यह बेपरवाह जो कि फेडरिंग के कारण इसे बंद किया गया है और इससे क्या हुआ, $100 अरब का इनको नुकसान हुआ है। और यह जो कि सांता क्लारा कैलिफोर्निया में स्थित है। आगे देख लेते हैं, गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो भारत सरकार की घोषणा के अनुसार अग्निवीरों के तौर पे जो कि सेवाएं देने वाले युवाओं को बीएसएफ भर्ती में 10% का आरक्षण दिया गया है। तो यह 10% आप याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो कि बीएसएफ में भर्ती होने के लिए अग्निवीरों को क्या किया गया है, शारीरिक परीक्षण जो कि फिजिकल टेस्ट होता है उसमें भी छूट दिया गया है, छूट दी जाएगी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आए, आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ से निकल गया जो कि 10% आरक्षण दिया गया है और साथ में जो कि बीएसएफ में भर्ती होने के लिए अग्निवीरों को क्या किया, शारीरिक परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। आगे देख लेते हैं, टेक महिंद्रा ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। टेक महिंद्रा जो कि एक प्रकार की आईटी कंपनी है और भारत की क्या है, भारत की 6ठी सबसे बड़ी आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने 11 मार्च को मोहित जोशी आप याद रख सकते हैं, जिसे एमडी और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। और यह सीपी गुरमानी जो कि अभी हाल ही में इसके अभी वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। इनका कार्यकाल कब खत्म होगा, तो 19 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त होने पर इनका पदभार संभालेंगे। तो अभी आपको यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन पे थोड़ा आप देखेंगे, जो अगला पूछा जा रहा है या वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में तो अभी कौन है, जो कि सीपी गुरमानी जी हैं, लेकिन बाद में यह जो कि इनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2023 को खत्म होगा, उसके बाद मोहित जोशी को बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। तो यह जो किया गया है, जो कि पीएम मोदी ने हुबली धारवाड़ में दुनिया की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ शहर में श्री सिद्धारनु स्वामी जी स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ अवार्ड के नाम से दर्ज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि और यह कर्नाटक की जो कि यह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम क्या है, सिद्धानु स्वामी जी स्टेशन। आगे देख लेते हैं, नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया। तो यह जो कि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो यह हर साल 14 मार्च को दुनिया भर के नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का क्या है मुख्य उद्देश्य, हमारे जीवन में नदियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो नदियों की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 14 मार्च को मनाया जाता है और नदियों की अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। यह उद्देश्य इसका क्या रहता है, तो हमारे जीवन में नदियों के महत्व को लोगों के बारे में जागरूक करना। ठीक है फ्रेंड्स, 2023 में इस दिवस का जो कि 26वां वार्षिक जो कि कार्यक्रम था और इसका थीम क्या था, तो नदियों के अधिकार। तो आप इसे थीम जरूर याद रखें, थीम बेसिस क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं, कौन सी भारतीय कंपनी मुक्केबाजी संघ IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बनी है। तो टाइटल स्पॉन्सर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए अपना टाइटल स्पॉन्सर के रूप में साइन किया गया है। और इसका आयोजन जो कि 15 मार्च से नई दिल्ली में होगा और भारत जो कि तीसरी बार विश्व चैंपियनशिप की क्या है मेजबानी कर रहा है। तो आप इसे जरूर याद रखें, यह तीसरी बार इसकी मेजबानी किया जा रहा है भारत के द्वारा और इसका जो कि टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। और बॉक्सर मैरी कॉम और अभिनेता फरहान अख्तर क्या है ब्रांड एम्बेसडर इसके अभी बनाए गए हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अभी चल रहा है, जो कि इसका ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा जा सकता है, जो कि मैरी कॉम और फरहान अख्तर अभी बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं, किस खिलाड़ी को ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो यह जो कि ICC के द्वारा प्रत्येक मंथ अवार्ड समारोह होता है, उसमें यह पुरस्कार की घोषणा किया जाता है। तो ICC ने फरवरी 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेताओं की घोषणा की है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की एशेल गार्डियर को प्लेयर ऑफ द मंथ
चुना गया है और इंग्लैंड के हैरी बुक को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो आपको यदि विमेंस का पूछा जाएगा तो एस्ले गार्डिलर हो जाएगा, और यदि मेंस का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैरी ब्रुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और यह कहाँ के, यह जो कि महिला क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया की हैं, और पुरुष क्रिकेटर जो कि इंग्लैंड के हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? मेथनॉल से चलने वाली बस तो बेंगलोर में पहली बार जो कि मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। बेंगलोर में मेट्रोपोलियन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कंपनी और अशोक लेलैंड इस पहल को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपको देख सकते हैं बहुत सारी इसमें जो कि शामिल हैं, मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कंपनी और अशोक लेलैंड द्वारा इसको मिलकर काम कर रहे हैं इस पर। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रदूषकों के स्तर को कम करना है, प्रदूषण जो कि है उसके स्तर को कम करना है। मेथनॉल का उत्पादन जो कि मेथनॉल का जो कि उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया जो कि रिएक्शन के माध्यम से किया जाता है, और जिसे कि हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, सिनगेस के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहाँ से यह भी देख सकते हैं, आपसे यदि वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा जो कहाँ किया गया है तो आप तो डायरेक्टली क्या करेंगे, बेंगलोर के साथ आ जा सकते हैं। आपको यदि मंत्रालय पूछा जाएगा जो किस मंत्रालय ने किया है तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए। आपको साथ में यह भी पूछा जाएगा यह क्यों, इसका उद्देश्य क्या है? तो यह प्रदूषण के स्तर को कम करना है, इस वजह से यह मेथनॉल का उपयोग किया जा रहा है। और यदि आपको एक और क्वेश्चन यदि यहाँ से बनने की संभावना है वह क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं जो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। तो कृपया आप लोग इस टाइप के करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें, जिससे क्या होगा आपको मल्टीपल क्वेश्चन बने और आपको कॉन्सेप्ट भी इजीली कंप्लीट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, वन लाइनर वाले क्या है, आपको केवल याद रखने पड़ेंगे, आपको फैक्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। और जो कि यहाँ से देखो 5वां क्वेश्चन यह भी बन सकता है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की जो कि प्रतिक्रिया रिएक्शन के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है, जिसे सिग्निस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन है? तो यह तो आप वीवीआई क्वेश्चन करके आप रख सकते हैं, क्योंकि यह आपसे एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। तो एशिया की पहली महिला जो कि लोको पायलट कौन सा है? सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो कि सुरेखा यादव नई शुरू की गई जो कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस अभी चालू किया गया है, उसको संचालित करने वाली पहली महिला बन गई है। और उन्होंने यह मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज CSMT के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन करेगी। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में 2 मेट्रो जो कि मुंबई में अभी स्टार्ट हुए थे, तो वहीं से ये संबंधित है, जो कि सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो कि है वहाँ यह शुरुआत किया गया है। सुरेखा यादव आप याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह अभ्यास वाले क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इसे अच्छे से कंप्लीट करें। तो यह जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में 13 से 14 मार्च 2023 तक बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस का 3रा संस्करण आयोजित किया गया है। इस संस्करण में क्या किया गया है? तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय सेना, जापानी सेल्फ डिफेंस सेना, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मियों, जहाज़ों और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे नाम आ रहे हैं, तो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि इसमें ऑस्ट्रेलियन सेना हो गया, फ्रांसीसी सेना, भारतीय सेना, जापानी सेना, रॉयल नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मियों, जहाज और इंटीग्रल जो कि हेलीकॉप्टर है, इसमें भाग लिया है। और ला पेरोस जो कि एक प्रकार की क्या है, द्विवार्षिक अभ्यास है, जिसका आयोजन फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री डोमेन है उसको जागरूकता बढ़ाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो कि क्या है भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को बढ़ाना है। तो यह आप इसे याद रख सकते हैं। क्या नाम है? ला पेरोस, आप इसे जरूर याद रखें। आगे देख लेते हैं। किस IIT संस्थान ने शोधकर्ताओं ने जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है? तो अभी हाल ही में इसका खोज किया गया, जो कि IIT रुड़की के शोधकर्ता
एक जो कि जीवाणुरोधी छोटे अणु कौन सा है, IIT R0693 की खोज की है। यह जीवाणुरोधी अणु न केवल सबसे जिद्दी बैक्टीरिया को मारता है बल्कि प्रतिरोध के उद्भव को भी रोकता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि अभी इन्वेंशन इसका किया गया है। शोधकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो एक छोटे अणु की पहचान करना जो कि वर्तमान में उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक के दवाओं की प्रभावशैली को बढ़ा सकें। तो यह एंटीबायोटिक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किस देश ने जीता है। तो यह जो जीता गया है, तो भारत ने ITB बर्लिन 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है। तो यह गोल्डन और स्टार सिल्वर जो कि भारत के द्वारा जीता गया है। पर्यटन मंत्रालय ने टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में गोल्डन और सिल्वर स्टार जो कि पुरस्कार जीता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि भारत के द्वारा जीता गया है यह गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और यह कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ITB जो कि बर्लिन में आयोजित किया गया है। आगे देख लेते हैं। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। तो आयातक जो कि बना है तो वो हम देख लेते हैं। सिपरी जो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, की रिपोर्ट जो कि 2023 में के अनुसार भारत जो कि 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना रहा है, जो कि खरीदना होता है वह खरीदा गया है। लेकिन 13-17 और 18-22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई थी। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पिछले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। मतलब सबसे ज़्यादा जो कि सैन्य के मामले में जो कि हथियार सप्लाई करता है, हथियार सप्लाई करने के मामले में तो वह अमेरिका इसमें 5 साल से टॉप पे है। और रूस और फ्रांस इसके अलावा जो कि रूस और फ्रांस के अलावा भारत इस 5 साल की अवधि के दौरान इजराइल, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका से भी हथियार आयात किए हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं। भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका से भी आयात करते हैं। सिपरी का स्थापना जो कि 6 मई 1966 का किया गया है। इसका मुख्यालय सोलना स्वीडन में है। आगे देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो यह जो कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जो कि बिहार राज्य है उसका 68.8% में सबसे कम साक्षरता रहा, जो कि एक देखा जाए तो बिहार के लिए अच्छा खबर नहीं है। इनको इस पे शिक्षा के मामले में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार यह सबसे निचले पोजीशन पे आते रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह करंट जो कि आपको BPSC एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसे याद रख सकते हैं। इसमें आपको परसेंटेज पूछा जा सकता है, जो कि 61.8% और ये सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बना है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.3%, राजस्थान 60.1%। इसके बाद जबकि केरल क्या है उच्चतम, जो कि हर साल यह टॉप पे रहता है, 94% के साथ यह टॉप पे है। और यदि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से देखा जाए तो 91.85% के साथ ये टॉप पे है। आप वैसे तो केरल सबसे टॉप पे है, लेकिन आपसे इसमें यह भी पूछा जा सकता है, 2 टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहाँ से। राज्य के मामले में तो आप केरल के जा सकते हैं, यदि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप के साथ जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां पक्षियों की 161 प्रजातियों की पहचान की गई है। तो अरलम के बारे में पूछा जा रहा है। तो अरलम जो कि केरल में अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य और अरलम वन्यजीव प्रभाग के कोटिन्यूर वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित वार्षिक पक्षी जनगणना के दौरान बर्ड वाचर्स द्वारा एक नई सहित 161 प्रजातियों की पहचान की गई है। जनगणना में लेसर फिश ईगल भी, जिसे पहली बार यहाँ देखा गया है। तो लेसर फिश ईगल जो कि पहली बार यहाँ देखा गया, और इसमें टोटल 161 जो कि टोटल 161 प्रजातियों के इसमें नए प्रजाति खोजे गए हैं। और यह केरल में जो कि अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य है, और अरलम वन्यजीव प्रभाग के में कोटिन्यूर वन्यजीव अभ्यारण्य में यह वार्षिक सम्मेलन किया गया है। आगे देख लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मोहंती वर्तमान में मोहंती वर्तमान LIC हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO हैं। LIC देश की क्या सबसे बड़ी जीवन की बीमाकर्ता और दुनिया की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है LIC।
इसकी स्थापना जो कि 16 सितंबर 1956 को मुंबई में किया, इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये एक प्रकार के भारत सरकार की स्वामित्व वाली एक कंपनी है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो आपसे इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, मोहंती, जो कि अभी इसके एमडी और सीईओ है। आगे देख लेते हैं, स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश कौन बना है। आपको इससे क्वेश्चन को टॉप या नीचे से भी पूछा जा सकता है या भारत के रैंकिंग के हिसाब से ही पूछा जा सकता है, लेकिन भारत का इसमें सबसे 8वें स्थान पे, इसीलिए आपको 8वां इसमें डाला गया है, क्योंकि भारत की रिपोर्ट आपसे पूछे जाएंगे या टॉप की रिपोर्ट पूछे जाएंगे, ना कि किसी देश का नाम लेके आपसे पूछा जाएगा। तो स्विस फर्म IQ एयर ने जारी अपनी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की सूची में 50 में से 39 भारत के ही क्या है शहर हैं। तो आप देख सकते हैं 50 शहर में से भारत के क्या है 39 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। आगे देख लेते हैं, तो इसमें रैंक कौन है, फर्स्ट रैंक चार्ट है, तो आप याद रख सकते हैं रैंक चार्ट। फिर इराक का नंबर आता है, पाकिस्तान जो कि 3rd नंबर पे आता है, बांग्लादेश उसके बाद 5th नंबर पे, कुवैत जो कि 7वें स्थान पे, अपना भारत 8वें स्थान पे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कम से कम पाकिस्तान हमसे तो आगे है, कम से कम मतलब प्रदूषित के मामले में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान आप देख सकते हैं, जो कि हमारा हमसे बेकार स्थिति में देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान ही है। हमारे देश से जो कि बेकार स्थिति हो पाकिस्तान का, जो कि सबसे तीसरे नंबर पे आता है और आपको टॉप से पूछा जा सकता है। तो टॉप पे कौन है सबसे प्रदूषित, जो कि चार्ट है। आगे देख लेते हैं, सी चेंजर्स क्लाइमेट के भारत को एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो कि श्रेया घोड़ावत, जो कि श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट की भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, श्रेया नाम से आप याद रख सकते हैं। और यह एक प्रकार की क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एम्ब्रेस इक्विटी के नाम के एक विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज़ को बढ़ाना है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, सी चेंजर्स क्लाइमेट, और इसे श्रेया को सी चेंजर्स क्लाइमेट भारत की राजदूत की नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। तो यह जो एक प्रकार का है तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, टी हरीश राव ने तेलंगाना में महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महा लॉन्च किया है, आरोग्य महा। तो आप इसे याद रख सकते हैं। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंगलवार को शुरू में 100 स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं की जांच की जाएगी और उन्हें मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप इस अभियान का नाम याद रख सकते हैं, जो कि आरोग्य महा कार्यक्रम के द्वारा यह महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो RBI ने इरेडा, जो कि फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ऑफ एजेंसी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC का दर्जा दिया गया। इससे पहले निवेश और क्रेडिट कंपनी ICC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और IFC का दर्जा मिलने के साथ इरेडा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग में हायर रिस्क लेने में सक्षम होगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने एजेंसी, जो कि इरेडा एक प्रकार की एजेंसी है, जो कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, इसे इसका दर्जा दिया गया है फाइनेंस कंपनी का। आगे देख लेते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस आपसे पूछा जाए, जो कि इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं आप देख सकते हैं जो भी करंट अफेयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स इसमें शामिल किए जाते हैं। डे वाले बहुत कम क्वेश्चन मैं इसमें शामिल करता हूँ, क्योंकि डे वाले क्वेश्चन जो कि स्टैटिक के तौर पे आप याद रख सकते हैं। हाँ, बाकी जो कि इंपॉर्टेंट रहता है उसे मैं शामिल जरूर करता हूँ। तो विश्व उपभोक्ता दिवस, तो हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम 2023 का है स्वास्थ्य ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को क्या सशक्त बनाना है, और उद्देश्य जो कि उपभोक्ताओं के अनुचित व्यवहार या बाजार शोषण को बचाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं, इससे आगे देख लेते हैं। SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो SCO जो कि युवा परिषद की 16वीं बैठक का उद्घाटन
भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एससीओ युवा परिषद की बैठक का उद्घाटन किया है और इसका विषय क्या है, प्रभावी सामुदायिक विकास गतिविधियाँ। और ये इससे पहले भी एससीओ का एक अभी हम चल रहा है संघाई सहयोग संगठन, जो कि इसका बैठक किया गया था और इसका युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है तो जल्दी जल्दी अब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो कृपया आप लोग यदि प्रॉब्लम हो तो आप इसके स्पीड को कंप्लीट करके भी कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें 1 आवर के अराउंड कंप्लीट करना रहता है ये वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देख लेते हैं। जियो सिनेमा द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जियो सिनेमा द्वारा सूर्या कुमार यादव को क्या किया गया, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि जैसे जियो सिनेमा एक प्रकार की क्या है, आईपीएल का डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है, सूर्या कुमार यादव। आगे देख लेते हैं। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साहित्य अकादमी आपसे पूछा जा रहा है, तो साहित्य अकादमी जो कि कार्यकारी चुनाव में माधव कौशिक को, आप याद रख सकते हैं, माधव कौशिक को अध्यक्ष चुना गया है, जबकि प्रोफेसर कुमुद शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया है। तो अध्यक्ष माधव कौशिक, उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा। यह भारत की क्या है, साहित्यिक एक प्रकार की संस्था है जो कि अकादमी पुरस्कार, फेलोशिप, अनुदान, साहित्य कार्यक्रम, कार्यशाला और प्रदर्शनी के माध्यम से क्या करता है, खुद के द्वारा मान्यता दिए गए 24 भारतीय भाषाओं को संरक्षण और प्रोत्साहित करने का काम करती है। तो साहित्य अकादमी से आप याद रख सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। यह एक प्रकार की क्या है, इन्होंने 24 भाषा को मान्यता दिया है और इसी को संरक्षण और प्रोत्साहित करने के लिए यह काम करती है। आगे देख लेते हैं। पहला मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो जो कि यह स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित किया जा रहा है। इसका समापन 18 मार्च को हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि का उद्देश्य क्या है, राज्य में विशेष रूप से युवाओं के बीच फिल्म संस्कृति का निर्माण करना। तो आप इसे याद रख सकते हैं, यह फिल्म को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है। आगे देख लेते हैं। डीआरडीओ ने चांदीपुर से किस मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? तो यह जो इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलों के लगातार 2 सफल परीक्षण किए हैं, जिसका नाम क्या VSHO RADS एक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि कम दूरी कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों का बेअसर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, VSHO RADS। इसमें शॉर्ट रेंज जो एयर डिफेंस है उसके 2 लगातार परीक्षण किए गए हैं। आगे देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है? तो भारत ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाते हुए भारत और लक्जमबर्ग ने एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया गया है। और भारत और लक्जमबर्ग के बीच इस्पात क्षेत्र में पुरानी साझेदारी है। इस्पात क्षेत्र मतलब लोहा के क्षेत्र में यह पुरानी साझेदारी है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, कौन सा देश है, तो लक्जमबर्ग, जो कि 75 साल के पूरा होने पर डाक टिकट जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं। इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस्लामोफोबिया मुसलमानों का क्या एक भय, पूर्वाग्रह और घृणा है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना किया था, जो कि 15 मार्च को 140 देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यह मुसलमानों के हित के लिए यह किया गया है, कदम उठाया गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि 15 मार्च को किया जाता है, इस्लामोफोबिया। आगे देख लेते हैं। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 को किसने लॉन्च किया है? तो दुनिया के जो कि प्रिंटेड पूछा जा रहा है, तो कैलिफोर्निया स्थित एक स्टार्टअप कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया के पहले 3D रॉकेट 1 के प्रक्षेपण के लिए इतिहास रचा है। यह लॉन्च गुड लक हैव फन मिशन का हिस्सा है। पहले तो कंपनी का नाम याद रख सकते हैं, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी कौन है, रिलेटिविटी स्पेस ने यह कारनामा किया है, जो कि 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 के प्रक्षेपण किया है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के सैन्य सेवा शुरू की है?
तो और यह देखा जाए तो हाल ही में चर्चाओं में रहा था। तो कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खाली की है। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खाली है। और कोलंबिया की सेना ने 1296 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। इससे पहले यह लंबे समय से 18 से 24 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए क्या अनिवार्य सेवा है। आप देख सकते हैं कोलंबिया में 18 से 24 वर्ष के जो कि मेंस हैं उनके लिए यह सेवा एक तरह से देखा जाए तो मैंडेटरी है, और यह सेवा अभी महिलाओं के लिए यह स्टार्ट किया गया है। आगे देख लेते हैं, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है। सरस्वती सम्मान जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं तमिल लेखक शिव शंकरी। तमिल लेखक कौन है? शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। और यह तमिल भाषा में लिखित संस्करणों की एक पुस्तक है जो 2019 में प्रकाशित हुई थी। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। इसे जो कि अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था। किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। इसमें प्राइज जो कि दिया जाता है 15 लाख रुपये दिया जाता है। और फर्स्ट टाइम जो कि दिया गया था वह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। तो आप इसे ज़रूर याद रखें। आगे देखते हैं, एरिक गोसार्टी ने किस देश को भारत में राजदूत बनाया है। तो यह लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गोसार्टी, लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गोसार्टी को भारत में अमेरिका के नए राजदूत बनाए गए। अमेरिका के को क्या बनाए गए? तो राजदूत बनाए गए। अमेरिका सीनेट ने उनके नाम पे मोहर लगा दी है। और यह पिछले साल से जो अमेरिका का यह पद जो कि खाली था, जिसे अभी पूरा किया गया एरिक गोसार्टी को। आगे देख लेते हैं, आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो अभी जो कि केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप नाम याद रख सकते हैं यहाँ से, जनरल दलजीत सिंह को आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस के नए डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। इसी के साथ 2-3 पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेनाध्यक्ष विवेक राम चौधरी। अध्यक्ष नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। CDS के जो कि अभी अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल अमित चौहान। आगे देख लेते हैं, वन वेब लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगा। तो यह जो मिशन यूनाइटेड किंगडम और भारत के सहयोग से यह किया जाएगा, जो कि वेन ब्रेव नाम याद रख सकते हैं। वेन ब्रेव एक निजी कंपनी है, एक प्रकार की निजी कंपनी जिसकी स्थापना 2022 में किया गया था। और इसका मुख्यालय लंदन UK में है। और यह क्या करता है? तो यह पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रह स्थापित करने की एक प्रकार की कंपनी है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, वेन ब्रेव लॉ। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है। तो यह जो किया गया है, तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कोची में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है। प्रेसिडेंट्स कलर राष्ट्रपति द्वारा किसी यूनिट राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और यह एक प्रकार की क्या है? सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। आगे देख लेते हैं, किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बैठक की मेजबानी की है। G20 की अध्यक्षता के साथ ही B20 की बैठक की है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, यह कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो सिक्किम ने गंगटोक में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बिजनेस जो कि B20 बैठक की मेजबानी की है। G20 शिखर सम्मेलन कार्यक्रम जो कि 9 से 10 सितंबर 2023 तक रहेगा। यह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत के पास क्या है? G20 की अध्यक्षता कब तक है? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, मुख्यमंत्री आयुष असम योजना के तहत कितने रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा। जो कि असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने विधानसभा में 2023-24 के लिए बजट पेश किया। इसके तहत मुख्यमंत्री द्वारा आयुष्मान असम योजना शुरू किया गया है। इसमें 5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं, असम से यह संबंधित है। असम के जो कि वित्त मंत्री है, इसे इसमें इंक्लूड किया गया। और यह देखा जाए तो इसे इंपॉर्टेंट सबसे यह है, जो कि इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बनी है। तो देश की सबसे स्वास्थ्य बीमा योजना से आपसे पूछा जाएगा, तो यह जो कि अभी असम में यह शुरुआत किया गया है। आगे देख लेते हैं, अमेरिका की सीनेट द्वारा ऊर्जा प्रतिष्ठान और पर्यावरण के लिए वायु सेना के सहायक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो कि रवि चौधरी को नियुक्त किया गया है।
रवि चौधरी को वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले चौधरी ने 1993 से 15 के बीच एक एक्टिव ड्यूटी वायुसेना पायलट के रूप में काम किया है। तो इससे पहले यह एक्टिव जो कि पायलट और जो अपनी ड्यूटी के प्रति कार्यरत थे, और इन्होंने अफगानिस्तान और इराक में कई युद्ध के अभियानों की क्या संचालन किया है। और इन्हें हाल ही में जो कि सीनेट ने, जो कि अमेरिका की संसद है, उसके द्वारा ऊर्जा प्रतिष्ठान और पर्यावरण के जो कि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इसे याद जरूर रखिए, रवि चौधरी को। आगे देख लेते हैं। वेद प्रताप वैदिक का निधन हो गया, वह क्या थे? तो वेद प्रताप जो कि इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक है। उन्होंने क्या किया था, जो कि हाफिज़ सईद का इंटरव्यू किया था और वह काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि इन्होंने हाफिज़ सईद का इंटरव्यू लिया था। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक थे वेद प्रताप वैदिक, और वो राजनीतिक एक प्रकार के विश्लेषक हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म एमपी के इंदौर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। और वैदिक भारतीय वर्षा जो कि सम्मेलन है, उसके ये अंतिम अध्यक्ष भी थे। आगे देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? तो 2030 तक। दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पूर्ण परिवर्तन किया जाएगा और 2023 तक गैर नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ट्रेनों और स्टेशनों को बिजली दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो कि इसके अधिनियम 1934 के द्वारा किया गया था। 1949 में इसे राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास हैं। आगे देख लेते हैं। 2027 तक के लिए किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो फुटबॉल से संबंधित। यह फुटबॉल संघ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने वाले सभी फुटबॉल मैच का क्या नियंत्रण करती है। मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है उसका फीफा नियंत्रण करता है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। आप याद रख सकते हैं, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके फिर से अध्यक्ष जो कि पहले थे जियानी इन्फेंटिनो को बनाए गए हैं। तो आपको नया नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ याद जरूर ये रखना है कि जो वो दोबारा बने हैं, ना कि उनका पुराना कार्यकाल है। तो जियानी इन्फेंटिनो। आगे देख लेते हैं। वाईकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वाईकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इसका मुख्यालय जो कि मुंबई में है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण जो कि यह क्या है? पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बढ़ाने के लिए यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार जो कि 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। भारत को 27 मार्च 2014 तक यहाँ से पहले आप याद रख सकते हैं, जो कि 16 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और भारत को 27 मार्च 2014 को क्या किया था? पोलियो से मुक्त कर दिया गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, पोलियो जो कि 27 मार्च 2014 को यह घोषित कर दिया गया था। तो पोलियो का अब केस नहीं है। आगे देख लेते हैं। अब क्या है, लास्ट वन लाइनर फैक्ट वाले जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो कि हम लोग इसे जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। आप फ्रेंड्स कम से कम 3 से 4 मिनट जरूर और इस वीडियो पे आप बने रहें। आप देखेंगे इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पे आए थे? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हाल ही में हमारे भारत की यात्रा पे जापान के प्रधानमंत्री आए थे। और यह क्वेश्चन जो कि वन लाइनर फैक्ट वाले हैं, आपको इसमें कोई क्लू याद नहीं रखना है, आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। किसानों के वित्त पोषण के लिए बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो किस बैंक के साथ किया गया है? तो यह पीएनबी के साथ हस्ताक्षर किया गया है। किसानों के वित्त पोषण के लिए बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है। तो यह पीएनबी के साथ किया गया है। पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो कौन बनी है? पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली तो कोची मेट्रो बनी है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बैठक कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में इसका बैठक किया गया है। मैं वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन 2 बार क्वेश्चन एक को बोलूँगा, आप लोग जरूर इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें। तो एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बैठक जो कि नई दिल्ली में किया गया। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की बैठक कहाँ किया गया? तो यह गुवाहाटी में किया गया। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की बैठक जो कि गुवाहाटी में किया गया। आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारत के लिए सबसे कम गेंद
हाल ही में भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो अक्षर पटेल बने हैं। तो यह कारनामा जो कि अक्षर पटेल के द्वारा किया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुलेगा। तो यह कहाँ पे खुलेगा? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो कि जम्मू कश्मीर में यह खोला जाएगा। तो इसे आप याद रख सकते हैं। आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? तो यह जो कि किया जाएगा, आयुष मंत्रालय जो करेगा, यह नई दिल्ली में इसका कार्यक्रम किया जाएगा। आयुष मंत्रालय कहाँ? योग महोत्सव जो कि नई दिल्ली में किया जाएगा। आप इसे याद रखें जरूर। हाल ही में आयु रिपोर्ट अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? ये आपसे वनावरण क्षेत्र नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में रिपोर्ट जो आया है उसमें किस राज्य ने सबसे अधिक वन क्षेत्र विकसित किया, मतलब नया हुए हैं। तो यह नया जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह जो कि नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ है। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोर्ड जो कि कुरुक्षेत्र जो कि कहाँ पे किया गया है? तो ये जोधपुर में यह किया गया है। आप इसे याद रख सकते हैं, संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोर्ड। हाल ही में 3 साल की पाबंदी के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए सीमाएं खोली है? तो यह चीन के द्वारा यह सीमाएं खोली गई है। इससे पहले इन्होंने सीमाएं बाहर के लिए बंद करके रखा था, मतलब पर्यटकों के लिए। इसके आगे देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का शुरू कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में इसका आरंभ किया गया है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो यह जो कि सीनेट एक प्रकार सीनेट यदि आया तो आप यहाँ से नाम याद रख सकते हैं, जो कि अमेरिका की संसद है, वो उसके द्वारा यह सीनेट मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दिया है। आगे देख लेते हैं। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है? तो पहली व्यवहार प्रयोगशाला जो कि जयपुर में इसकी स्थापना किया गया है। व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में। किसके द्वारा कैच द रेन अधिनियम शुरू किया गया है? तो यह हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा यह अभियान शुरू किया गया, कैच द रेन। लघु कथा संग्रह बिहारी साहित्य की पुस्तक जो कि संपादित किया गया है। तो यह जो कि अभय कुमार के द्वारा यह संपादित किया गया है। आप इसे याद रख सकते हैं। और बिहार इंपॉर्टेंट स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। कौन से, इसको हम लोग दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। लघु कथा संग्रह जो कि बिहारी साहित्य की पुस्तक संपादित किया है, तो अभय कुमार ने किया है। आगे देख लेते हैं। कौन से मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है, पोर्टर पुरस्कार। आगे देख लेते हैं। हाल ही में कौन से राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? और देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह यूपी गवर्नमेंट कैबिनेट ने इसका मंजूरी पास किया है। तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि नई खेल नीति को इन्होंने मंजूरी दिया है। आगे देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो यह जो कि मुंबई से किया गया भारत गौरव ट्रेन। आप इसे याद जरूर रखें, भारत गौरव ट्रेन जो कि इसकी शुरुआत मुंबई से किया गया है। तो फ्रेंड्स यह जो कि टॉप 20 वन लाइनर जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया गया। और फ्रेंड्स कम से कम इस वीडियो को आप एक बार तो अच्छे से वीडियो देखें, फिर उसके बाद 2 बार आप रिवीजन के तौर पे, जैसे आप काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या गृहिणी महिला हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप खाना बना रहे हैं या किसी काम जैसे कोई जॉब वाले इंसान है तो आप ट्रैवलिंग के दौरान मतलब जाते वक्त आते वक्त आप इसका टाइम मैनेजमेंट यूटिलाइज करके आपको इसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और यह वीकली करंट अफेयर्स वीडियो है, इसलिए यह जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें जो कि इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन उसे ही इसमें शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे हमारा करंट अफेयर्स वीडियो इसी के आगे जो कि पैरेलल में चलता रहेगा। आप लोग यदि इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाएं, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें इस चैनल को, जिससे क्या होगा हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, जो कि एक सीक्वेंस रहता है। अभी जैसे कि हाल ही में हमारा जो कि एक नया इनिशिएटिव जो कि होमवर्क सीरीज टारगेट होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ टॉपिक प्रोवाइड किए जाते हैं और उसे आपको टॉपिक कंप्लीट करके आना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग ज़रूर इस अभियान में भाग लें, ये आपको ज़रूर मददगार साबित होगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अभी से हमें टॉपिक पूरे कंप्लीट करने हैं और यह जो कि अभी जो कि 3 मंथ का हमने पूरा फुल टाइम रखा है वो NCERT हमें कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि एक बार NCERT यदि कंप्लीट हो जाएगा तो आपका क्या बेस पूरी तरह से आपको बना रहेगा। इसके आगे हम लोग जो कि रेफरेंस बुक हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम को रखेंगे और पॉलिटी में जो कि सेलेक्टिव टॉपिक हम लोग लक्ष्मीकांत से कंप्लीट करेंगे। साथ में हम लोग अब कुछ
कुछ दिनों के बाद लूसेंट जो कि जीएस का है उसे भी हम लोग शामिल करेंगे रिवीजन के तौर पे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हमें भी पता चलेगा जो आपके लिए मैं इसमें और कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, या कृपया आप कमेंट ज़रूर करें। यह हमारे लिए एक सजेशन के तौर पे रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के शो में, जो कि यह स्पेशल सीरीज हमारा जो कि यह चालू किया गया था, इसका पार्ट नंबर 4 है। और लास्ट में हम लोग जो कि करंट अफेयर्स जो कि मैगजीन आता है उससे एग्ज़ाम के टाइम में आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। अभी से यदि पढ़े रहेंगे तो आपको क्या होगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ना कि बाद में हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं तो हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि माइंड में वो रहता नहीं और स्किप हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे जो कि होमवर्क सीरीज है आप उससे ज़रूर जुड़ जाएं। इसमें टारगेट टॉपिक लिए जाते हैं और इसे कंप्लीट किए जाते हैं। और एक बस आपसे रिक्वेस्ट यह है, जो कि आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया उसके अंदर ही आप लोग ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि आपके पास अब टाइम मिल नहीं पाएगा आपको रिवीजन करने के लिए। तो जो टाइम मिल रहा है उसके अंदर आप कंप्लीट कर लें। साथ में यदि टाइम आपके पास मिल रहा है, हाँ फुल टाइम जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास टाइम ज़रूर रहेगा, तो आप लोग जो यह टारगेट दिया जा रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट करें। साथ में नोट्स बनाएं, हाईलाइट करें, और साथ में जो आपके एक्स्ट्रा हैं उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।